गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। आप लोग हेडिंग लिखो बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैड डेब्ट्स क्या होता है। आपने सेकेंड चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा भी हुआ है। जब हम उधार पे गुड्स बेचते हैं, जब हम गुड्स बेचते हैं ऑन क्रेडिट, तो सामने वाली पार्टी को क्या बोलते हैं? डेटर। उससे हमें पैसे मिलने हैं। मान लो आपने 1 लाख के गुड्स उधार पे बेचे, ठीक है। 3 महीने बाद पैसे आने थे, बट उसका बिजनेस डूब गया, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया वो। अब वो पैसे नहीं दे पा रहा। तो जब हमारे पैसे नहीं आते, जब डेटर्स डूब जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। आई रिपीट, हमने गुड्स बेचे उधार पे, पैसे आने हैं 3 महीने बाद, बट उसका बिजनेस डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो मेरे पैसे तो आ नहीं पाएंगे। तो जो पैसे नहीं आए, जो पैसे डूब गए, जो डेटर्स मेरे डूब गए, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स, राइट। तो आप लोग लिखो when goods are sold to a customer, when goods are sold to a customer on credit, on credit उधार पे जब बेचते हैं, and if the amount becomes irrecoverable, if the amount becomes irrecoverable मतलब रिकवर नहीं हो पा रहा, due to his insolvency, due to his insolvency मतलब अगर वो डूब गया, or for some other reason, or for some other reason मतलब कोई और रीजन होगा कि भाग गया बिजनेस छोड़ के, ठीक है, लोगों को पैसे नहीं देने उसको, or for some other reason, comma, the amount not recovered, the amount not recovered is called bad debts. The amount not recovered is called bad debts. ठीक है, तो जो पैसे हमारे डूब जाते हैं बिजनेस में, उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं। अब आप ये बताओ, ये हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस, मतलब फायदा या नुकसान? ऑब्वियसली नुकसान है हमारे लिए। तो लिखो इट इज अ लॉस, इट इज अ लॉस टू द बिजनेस, इट इज अ लॉस टू द बिजनेस। ठीक है, आई होप थोड़ा सा तो क्लियर होगा। इसकी जो बेसिक्स हैं ये लिख लो, फिर एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, गुड्स आर सोल्ड टू हैरी, गुड्स आर सोल्ड टू हैरी फॉर ₹1 लाख। आपने हैरी को 1 लाख के गुड्स बेचे, कैश पे या उधार पे, नाम आ गया मतलब उधार पे। तो इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है हैरी अकाउंट डेबिट, हैरीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रीजन क्या होता है? आपने 1 लाख के गुड्स उधार पे बेचे, तो आपके लिए इनकम, इंक्रीज इन इनकम क्या होता है? क्रेडिट। और उधार पे बेचे हैं तो डेटर, इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट। ठीक है, तो हैरी हो गया एसेट और सेल्स हो गई इनकम। कितने के गुड्स बेचे? 1 लाख। आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, राइट, इजी। सेकेंड पॉइंट, Harry is declared insolvent. Harry is declared insolvent or bankrupt. Harry is declared insolvent or bankrupt. Full stop. Only 70 पैसे in a rupee. थोड़ा ध्यान से लिखना। Only 70 पैसे in a rupee is recovered from his legal estates. From his legal estates. ठीक है, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले इस लाइन का मीनिंग समझो। हैरी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट मतलब उसका बिजनेस डूब गया। बैंकरप्ट मतलब अब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए। देखो सीधी सी बात है, अगर किसी का बिजनेस डूब जाएगा तो काफी लोगों ने उससे पैसे लेने होते हैं। सिर्फ हमने थोड़ी लेने हैं, और भी लोग होंगे, ठीक है। तो सारे लोग केस करेंगे उसके अगेंस्ट कोर्ट में। तो कोर्ट में हैरी प्रूफ करेगा कि मैं सच में, मेरा बिजनेस डूब चुका है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है।
तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जजमेंट देगा कि हैरी की जो प्रॉपर्टीज हैं जो हैरी के नाम पे हैं उसको सेल करवाओ और लोगों के पैसे दिलवाओ। दोबारा सुनो, जितने भी हम लोग हैं जिन्होंने पैसे लेने हैं, कोर्ट क्या करेगा कि हैरी की प्रॉपर्टी सेल करवाएंगे और हमारे पैसे रिकवर करवाएंगे। ठीक है, तो हम सारे कोर्ट से पैसे लेंगे। तो हुआ क्या, ज्यादा पैसे नहीं हो पाए। मान लो मैंने भी लेने हैं, आपने भी लेने हैं, किसी और ने भी लेने हैं, सबने मिलके लेने हैं 20 या 30 lakhs, बट पैसे अरेंज हो पाए थोड़े कम, 15 या 16 lakhs। तो सबको रेशियो में मिलता है, मतलब सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक को पूरा मिल जाएगा और दूसरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, सबको मिलेगा। ठीक है, तो अब कैसे होगा यहाँ देखो। ओनली 70 पैसे इन अ रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज लीगल एस्टेट्स। इस लाइन का क्या मीनिंग है, 70 पैसे इन अ रुपी सबको मिलेंगे। एक बात बताओ, एक रुपी में कितने पैसे होते हैं? एक रुपी में होते हैं 100 पैसे और आपको मिलेंगे 70 पैसे। इसका मतलब सबको 70% मिलेगा। ठीक है, 70 पैसे इन अ रुपी का मतलब होता है 70%। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जिसने 10 lakhs लेने हैं उसको इसका 70% मिलेगा, 7 lakhs। जिसने 20 lakhs लेने हैं उसको 20 lakhs का 70% मिलेगा, मतलब 14 lakhs। तो इन शॉर्ट जितना भी उधार था ना, सिर्फ 70% पैसा आया प्रॉपर्टीज को सेल करके, तो सबको 70% मिलेगा। ठीक है, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। ठीक है, चलो अब आगे सुनते हैं। अब हमने हैरी से लेने कितने हैं, 1 लाख। हमें पैसे तो मिल रहे हैं बट 70%, तो कैश तो आया, कैश आ गया मतलब एसेट बढ़ गया। ठीक है, कैश आ गया तो कैश अकाउंट डेबिट, ये हो गया इंक्रीज इन एसेट 70,000। 1 लाख का 70% आपको मिल रहा है, मतलब 70,000। ठीक है, एक बात बताओ, हैरी डूब चुका है और वहां से पैसा आया 70,000, क्या हैरी बाद में आपको 30,000 देगा? नहीं देगा ना। तो यहाँ तो वो डूब चुका है, तो इसका मतलब ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। जितने भी पैसे मिल रहे हैं बस यही है, राइट। तो हैरी का अकाउंट तो पूरा क्लोज होगा। ये तो है नहीं कि हैरी आपको बोल रहा है कि सर अभी 70 ले लो, 30 बाद में ले लेना, ऐसा तो है नहीं। उसका बिजनेस तो डूब गया, तो उसका अकाउंट पूरा क्लोज करना है। ठीक है, तो हैरी का अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा। तो हैरीज अकाउंट क्लोज हो गया पूरा 1 लाख से, तो ये तो हो गया डिक्रीज इन एसेट्स, राइट। हैरी का अकाउंट पूरा क्लोज, पैसे कितने आए, 70,000। तो 30,000 का क्या होगा? क्या आपने डिस्काउंट दिया? इतना ज्यादा डिस्काउंट तो हम देते नहीं है। डिस्काउंट कितना होता है, 5%, 2%। इतना डिस्काउंट थोड़ी दोगे 30% का, ये डिस्काउंट तो है नहीं। तो जो पैसे नहीं आए, जो हमारे डूब गए, उसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। तो ये हो जाएगा बैड डेब्ट्स। ये बेसिकली हमारे लिए है नुकसान, और नुकसान क्या होते हैं, डेबिट। तो ये हो गया इंक्रीज इन एक्सपेंस या फिर लॉस। ठीक है, एक बार दोबारा, हैरी का अकाउंट पूरा क्लोज, क्योंकि वो तो डूब चुका है, इसके बाद वो कुछ नहीं दे पाएगा, तो एसेट खत्म। लेकिन कैश कितना आया, 70%, मतलब 70,000। तो जो नहीं आया वो डूब गया, डूब गया मतलब बैड डेब्ट्स। और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। यहां डिस्काउंट मत लिखना, ठीक है। डिस्काउंट हम थोड़ा सा देते हैं, 30% का डिस्काउंट नहीं देते, राइट। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, लिख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड, इफ फुल अमाउंट इज बैड डेब्ट्स, इफ फुल अमाउंट इज बैड डेब्ट्स, दैट इज नथिंग इज रिकवर्ड, नथिंग इज रिकवर्ड। ठीक है, अब हुआ क्या, इसकी जगह ये वाला पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना। हमने 1 लाख के गुड्स बेचे थे हैरी को, 3 मंथ्स के बाद पैसे आने थे और पूरा पैसा डूब गया, कुछ भी नहीं आया, कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं उसकी, तो क्या होगा, कैश तो आया नहीं। जब कुछ भी नहीं आया तो सारा का सारा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स। तो पूरा का पूरा डूब गया, तो मतलब बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू हैरीज अकाउंट। और रीजन क्या रहेगा, यहां देखो, पूरा का पूरा पैसा डूब गया, मतलब 1 लाख, 1 लाख कुछ भी नहीं आया, तो यह आपका हो गया लॉस, इंक्रीज इन एक्सपेंस या लॉस। और हैरी का अकाउंट क्लोज,
वो तो डूब चुका है, वो तो कुछ दे ही नहीं पाएगा। तो आप बुक्स में हैरी को दिखा के क्या करोगे, उसको तो क्लोज कर दो, डिक्रीज इन एसेट। मतलब आप ये दिखा दो कि हैरी से 1 लाख रुपए आने हैं, बट पूरा का पूरा डूब गया तो कुछ भी नहीं आएगा, ये दिखा दो नुकसान और अकाउंट कर दो क्लोज। ठीक है, हैरी का अकाउंट रख के क्या करोगे जब कुछ आना ही नहीं है, तो ये एसेट खत्म और पूरा का पूरा बैड डेट्स। ठीक है, अब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्यों प्रॉब्लम आती है, यहाँ देखो। अगर आप इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे तो डेबिट में तो आ जाएगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो तो ठीक है। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट द गिवर, बट ये गिवर थोड़ी है इस टाइम पे, तो क्रेडिट द गिवर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये तो कोई दे ही नहीं रहा। तो डिक्रीज इन एसेट यहाँ पे पूरा परफेक्टली सूट कर रहा है, बट क्रेडिट द गिवर तो सूट कर ही नहीं रहा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार एडवाइस कर रहा हूं, मॉडर्न अप्रोच परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये लिख लो। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या, हमने हैरी को 1 लाख के गुड्स बेचे थे, ठीक है, और वो डूब गए, वो पैसा तो नहीं आया। अब 2 साल बाद हैरी वापस आया, उसके पास कहीं से पैसे आ गए, मान लो मॉम डैड की प्रॉपर्टी मिली होगी या कोई लॉटरी लगी होगी, कुछ भी रीजन हो, उसके पास थोड़े से पैसे आ गए और वो हमारे पैसे देने आ गया। सपोज उसके अंदर का इंसान जाग गया था, उसको लगा कि पैसे देने चाहिए और वो पेमेंट करने आ गया। तो आप बताओ, डूबा हुआ पैसा अगर वापस आ जाए, भले ही उसमें से थोड़ा सा अमाउंट आ जाए, तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? ऑब्वियसली खुशी होगी। जो पैसे डूब चुके थे, हम मान चुके थे कि वो डूब गए हैं, अगर वो पैसा आ जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। तो वो हमारे लिए क्या होती है, इनकम। उसे क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। आई रिपीट, अगर डूबा हुआ पैसा वापस आ जाए, सामने वाली पार्टी पेमेंट कर रही है, भले थोड़ी सी या पूरी, जितना भी अमाउंट रिकवर होगा उसे क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। मतलब जो पहले बैड डेट्स हो चुके थे वो रिकवर हो गए, और वो हमारे लिए क्या होता है, इनकम। इनकम क्यों होती है, क्योंकि उसे हम पहले से नुकसान दिखा चुके हैं। ठीक है, वैसे तो आपको लगेगा कि सर इनकम क्या हुई, हमारे तो पैसा है, बट इनकम इसीलिए हुई क्योंकि आप उसे पहले नुकसान दिखा चुके थे। तो अब अगर वो पैसा आएगा तो इनकम मांगनी पड़ेगी, राइट। तो लिखो, समटाइम्स a debtor whose account had been earlier written off as a bad debt pays some amount after some time, full stop. I repeat, sometimes a debtor whose account had been earlier written off as a bad debt pays some amount after some time. मतलब जिसको हम बैड डेट मान चुके थे, जिसका अकाउंट क्लोज कर चुके थे, उसने कुछ अमाउंट दिया कुछ टाइम के बाद। The amount so received is an income for the business. Income को करो underline. The amount so received is an income for the business, comma, because this amount was earlier written off as a loss. बैड डेट रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है, रीजन क्योंकि इस अमाउंट को हम पहले लॉस मान चुके थे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, 1 लाख हमारे डूब चुके हैं, मान लो इस टाइम पे 30,000 आ गए, 30,000 आ गए, तो सोचो क्या एंट्री करोगे। कैश तो आ गया ना, ठीक है, कैश आ गया तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा पक्का। इंक्रीज इन एसेट, कैश अकाउंट डेबिट 30,000, और नीचे क्या आएगा, कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा नीचे आएगा टू हैरी जिसने पैसे दिए, बट वो नहीं आएगा। कैश अकाउंट डेबिट होगा और नीचे आएगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि ये है हमारे लिए इनकम, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट।
अगर डूबा हुआ पैसा वापस आएगा, जिसको हम पहले नुकसान दिखा चुके थे, तो आज हमें बहुत खुशी होगी। तो वो है हमारे लिए इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो इसलिए नीचे आएगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये वाली एंट्री क्यों नहीं करी, कैश अकाउंट डेबिट टू हैरीज अकाउंट? ये भी तो ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, बट ये ठीक नहीं है, ये गलत है। रीजन बहुत ध्यान से सुनना। हैरी का अकाउंट आप पहले क्लोज कर चुके थे। पहले आपने हैरी को सेल की थी, हैरी टू सेल्स, और फिर आपने दिखाया था बैड डेट्स टू हैरी, राइट। इसका मतलब हैरी का अकाउंट आप क्लोज कर चुके हो, एसेट को क्लोज कर चुके हो, बुक्स में से इसे क्लोज कर दिया था। तो जब एसेट अकाउंट क्लोज कर दिया था, आप यहां पे दोबारा कैसे दिखाओगे टू हैरी? इसका रोल क्या होता है? डिक्रीज इन एसेट। बुक्स में जब एसेट ही नहीं है तो डिक्रीज कैसे हो रहा है? आपने तो हैरी को पहले ही क्लोज कर दिया था, समझ पा रहे हो? पहले सेल करी थी, उसके बाद क्लोज कर दिया था, तो हैरी के नाम का कोई एसेट है ही नहीं, तो ये एंट्री गलत हो जाएगी। डिक्रीज इन एसेट कैसे? एसेट ही नहीं है कोई, तो इसीलिए ये एंट्री नहीं है, ये वाली एंट्री करेक्ट है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब आप बोलोगे सर इनकम कैसे? इनकम इसलिए क्योंकि आपने पहले इसको नुकसान दिखा दिया था और अपना टैक्स बचा लिया था, तो अब आपको इनकम दिखानी पड़ेगी। ठीक है, देख लो। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखो क्वेश्चन नंबर 1, पास जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 1, पास जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट, sold goods to Ramesh, sold goods to Ramesh for 20,000। रमेश को गुड्स बेचे 20,000 के, तो ऑब्वियसली उधार पे बेचे। रमेश बन गया एसेट, और एसेट क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री हो गई रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स बेचे हमारे लिए इनकम। कितने के गुड्स बेचे? 20,000। तो ये तो हो गया डेबिट में इंक्रीज इन एसेट, और यहां पे आ गया इंक्रीज इन इनकम, राइट। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एसेट बन गया हमारा और ये इनकम आ गई। इजी। सेकेंड पॉइंट, रमेश हु ओड 20,000, रमेश ने 20,000 देने हैं, हैज बिकम इंसॉल्वेंट, हैज बिकम इंसॉल्वेंट, फुल स्टॉप। He pays 60 पैसे in a rupee, he pays 60 पैसे in a rupee in full and final settlement, in full and final settlement। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हमने लास्ट क्लास में भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को यूज किया था, तब डिस्काउंट किया था हमने। पॉइंट क्या है? अगर लिखा था फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब अकाउंट क्लोज और बाकी का डिस्काउंट। आज हम कर रहे हैं बैड डेट्स। अब आप बोलोगे सर इसमें इंसॉल्वेंट भी आ गया और ये भी आ गया, तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि डिस्काउंट है या बैड डेट्स है? तो दो बातें ध्यान रखना, इतना सारा डिस्काउंट कभी नहीं होता। अगर 60 पैसे इन रुपी मिल रहे हैं मतलब 60% मिल रहे हैं, 40% का डिस्काउंट कभी नहीं होता। दूसरी बात, जो मेन बात है, अगर यहाँ पे वर्ड लिखा है इंसॉल्वेंट, तो पहली प्रायोरिटी इसको देनी है। मतलब इंसॉल्वेंट मतलब डूब गया, तो इसका मतलब बाकी का क्या है? बैड डेट्स। यहाँ डिस्काउंट नहीं है। दोबारा सुनो, अगर इंसॉल्वेंट भी लिखा है और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी लिखा है, इंसॉल्वेंट भी लिखा है एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी लिखा है, तो आपका मेन फोकस इंसॉल्वेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 20,000 आने हैं, डूब गया और 60% दे पाया। 20,000 का 60% कितना होता है? ये होता है 12,000। मतलब कैश कितना आया? 12,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 12,000 एसेट। ठीक है, और रमेश का अकाउंट क्लोज, अब तो वो दे नहीं पाएगा, वैसे भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखा हुआ है मतलब अकाउंट क्लोज। इसके बाद ये दोबारा नहीं आएगा देने, तो एसेट खत्म हो गया। यहां तक ओके। बाकी का क्या होगा? बैड डेट्स, डिस्काउंट नहीं होगा, तो बाकी का आ गया बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट
8,000 का नुकसान, इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड लॉस। ठीक है, अगर आप डिस्काउंट लिखोगे तो भी तो यही इम्पैक्ट होगा, डेबिट में ही आएगा और 8,000 आएगा। बट अगर वर्ड्स लिखे हैं इंसॉल्वेंट और ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो मेन फोकस किस पे है? इंसॉल्वेंट, मतलब डूब गया, तो यही वर्ड आना चाहिए। ठीक है, डिस्काउंट लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर? लिख लो। पॉइंट नंबर 3, 5,000 ड्यू फ्रॉम मोहन, 5,000 ड्यू फ्रॉम मोहन आर नॉट रिकवरेबल। 5,000 ड्यू फ्रॉम मोहन आर नॉट रिकवरेबल। देखो, हमने किसी मोहन से 5,000 लेने थे और वो डूब गए। इसने ऐसा नहीं बताया कि 70% मिला, 80% मिला, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे के पूरे डूब गए 5,000, मतलब पूरा का पूरा बैड डेट्स। ठीक है, तो बैड डेट्स क्या होता है? नुकसान। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैड डेट्स टू मोहन। रीजन ये हो गया इंक्रीज इन एक्सपेंस या लॉस। बैड डेट्स हमारे लिए नुकसान होता है और एसेट खत्म। कितना? 5,000। ठीक है, तो मोहन से 5,000 लेने थे, पूरे डूब गए, तो कैश में कुछ नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश 5,000, रिसीव्ड कैश 5,000 फॉर अ बैड डेट, फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। मतलब पिछले साल कोई बैड डेट्स हुए थे, उसमें से 5,000 आ गए। कितने बैड डेट्स हुए थे डजंट मैटर, पिछले साल का डूबा हुआ पैसा आ गया, तो उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। वो हमारे लिए क्या होती है? इनकम, और इनकम जो होती है? क्रेडिट। और कैश आया, कैश जब आता है तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ये हो गया इंक्रीज इन एसेट और ये हो गई इंक्रीज इन इनकम। तो 5,000 डूबा हुआ पैसा वापस आ गया। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि सर जो मोहन जी डूब गए थे क्या ये वही है? डजंट मैटर, मोहन के हो या सोहन के हो, किसी के भी हो, नाम तो वैसे भी नहीं आना। तो इसके हैं, राज के हैं, किसी के भी हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। हमें तो एंट्री क्या करनी है? कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, नाम तो वैसे भी नहीं आना। ठीक है, लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, रिसीव्ड a first and final dividend, received a first and final dividend of 70 paise in a rupee, of 70 paise in a rupee from the official receiver of Raj, from the official receiver of Raj who owed us 10,000, who owed us 10,000। लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना, बस वर्ड्स को बदल दिया है। अब सुनो इसमें है क्या? रिसीव्ड एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड मतलब पेमेंट, मतलब पहली और आखिरी पेमेंट मिल रही है ऑफ 70 पैसे इन रुपी, मतलब 70%। ठीक है, तो हमें यही पेमेंट मिल रही है पहली और आखिरी 70% की फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राज। मतलब जिस राज ने मेरे 10,000 देने थे, तो जब उसकी प्रॉपर्टी सेल हुई तो जो कंसर्न्ड पर्सन है, जिसको अथॉरिटी मिली है कि आप सेल करोगे, आप लोगों के पैसे दोगे, तो जो ऑफिशियल रिसीवर है, जो उसका कंसर्न पर्सन है, मान लो मैनेजर है, तो उसने हमें पैसे दिए। कितने दिए? 70%। तो लैंग्वेज से डरना नहीं है, वही है कि मतलब राज से 10,000 मिलने थे, 70% मिल गया। डिविडेंड मतलब पेमेंट मिल गई, तो जो नहीं मिला वो क्या हो गया? बैड डेट्स। राइट, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, 10,000 में से 70% मिल गया, मतलब 7,000, ये हो गया एसेट, इंक्रीज इन एसेट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, 3,000 का लॉस हो गया, इंक्रीज इन एक्सपेंस या फिर लॉस टू राज अकाउंट, 10,000 का अकाउंट क्लोज, डिक्रीज इन एसेट।
ठीक है, तो 10,000 आने थे, 7,000 आ गए, बाकी का नुकसान। तो जब 70 पैसे इन रुपये लिखा होता है मतलब बाकी का बैड डेट्स, और अगर इंसॉल्वेंट लिखा होता है तो भी बाकी का बैड डेट्स। क्लियर? लिख लो। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आप लिखो पास्ट जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू रमेश 1 लाख। रमेश को गुड्स बेचे 1 लाख, उधार पे है तो इसकी एंट्री तो इजी है। रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रमेश टू सेल्स, ये हो गया एसेट, तो ये बन गया हमारा डेटर, और ये हो गई इनकम। कितने के गुड्स बेचे? 1 लाख के। ठीक है, आपने रमेश को गुड्स बेचे 1 लाख के। सेकेंड पॉइंट, रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, रिसीव्ड फ्रॉम रमेश 99,000 रुपीज, 99,000 in full and final settlement, in full and final settlement। रमेश ने देने कितने हैं? 1 लाख, बट दिए कितने? 99,000। अब बहुत ध्यान से, कैश कितना आया? 99,000, तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा 99 से। ठीक है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब इसके बाद कुछ नहीं आएगा, तो रमेश का अकाउंट तो क्लोज होने वाले हैं पूरा 1 लाख से, तो रमेश का अकाउंट क्लोज होगा 1 लाख। अब आप बताओ 1,000 का डिस्काउंट लिखो या बैड डेट्स लिखो? इस बार बैड डेट्स नहीं है, रीजन इंसॉल्वेंट नहीं लिखा, ना वो लिखा है 70 पैसे इन रुपये, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नॉर्मल, और सिर्फ 1,000 का नुकसान है, तो ये है डिस्काउंट जो हम खुद देते हैं। तो ये लास्ट क्लास का टॉपिक मैंने मिक्स कर दिया, दोबारा सुनना। 1 लाख आने थे, 99 आए। ठीक है, छोटा मोटा अमाउंट अगर नहीं आता तो वो क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड, जो हम खुद अलाउ कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट तो लिखा नहीं है, तो यहाँ बैड डेट्स नहीं आएगा, यहाँ डिस्काउंट अलाउड आएगा। राइट, तो अगर लिखा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट और इंस्टॉलमेंट के बारे में कुछ नहीं है, तो मतलब बाकी का डिस्काउंट है। तो रमेश आया, उसने हमें बोला कि सर मैं तो इतने दूंगा, बस इसके आगे कुछ नहीं दे पाऊंगा, ये मेरी फाइनल सेटलमेंट है, तो मतलब बाकी का डिस्काउंट दे दिया। राइट, लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 50,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 50,000, राम से गुड्स खरीदे, नाम आ गया, उधार पे है। परचेज क्या होता है? एक्सपेंस, तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। 50,000 के गुड्स खरीदे, परचेज है हमारे लिए एक्सपेंस, और उधार पे खरीदे तो लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, 50,000 के गुड्स खरीद लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पेड टू राम ऑन अकाउंट 20,000। पेड टू राम ऑन अकाउंट 20,000। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? क्या आपने चेक से पे किए? नहीं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है। जैसे राम का अकाउंट है तो 50,000 पे करने थे, तो उसमें से 20,000 पे कर दिए, तो बचे कितने? 30। तो ऑन अकाउंट मतलब राम के अकाउंट में से 20,000 पे कर दिए। तो ऑन अकाउंट का मतलब बताया था मैंने आपको पार्ट पेमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट, कि अभी हमने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी और उसका अकाउंट कम हो गया। राइट, तो अगर आपने राम को पे किया बाय चेक, नहीं बताया इसमें, चेक थोड़ी लिखा है, तो मतलब कैश पे किया, तो लायबिलिटी कम कर रहे हो और कैश गया। कैश गया मतलब डिक्रीज इन एसेट, तो यहाँ पे एंट्री होगी राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। क्लियर? तो मैंने आपको डिस्कस किया था ऑन अकाउंट मतलब पार्ट पेमेंट, जब तक चेक नहीं लिखा होगा या बैंक नहीं लिखा होगा तब तक आप वो चेक मत मानना। राइट, अकाउंट मतलब उसके अकाउंट में से कम हो गया।
क्लियर। फिफ्थ पॉइंट, paid 28,000 to Ram, paid 28,000 to Ram in full and final settlement of his account. Paid 28,000 to Ram in full and final settlement of his account. एक बात बताओ, राम को पे कितने करने थे? 50 में से 20 तो पहले पे कर दिए, 30 रह गए। 30 में से हम कितना पे कर रहे हैं? 28,000, बट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इसके बाद और कुछ नहीं देंगे, तो 2,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट। तो एंट्री कैसे होगी? यहाँ देखो, राम्स अकाउंट डेबिट, राम का अकाउंट तो पूरा क्लोज, लाइबिलिटी खत्म। कैश कितना गया? कैश गया 28,000, डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। पे कितने करने थे? 30, लाइबिलिटी पूरी खत्म कर रहा हूं, कैश गया 28, 2,000 मैंने बचा दिए, डिस्काउंट मिला, रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होती है? इनकम, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले ना आपको ये ध्यान रखना है, डिस्काउंट अलाउड है या रिसीव्ड है। अगर पेमेंट आ रही है तो डिस्काउंट दे रहे होंगे, अगर पेमेंट आ रही है तो डिस्काउंट अलाउ करोगे, और अगर कैश या पेमेंट पे कर रहे हो, अगर आप पैसे दे रहे हो तो डिस्काउंट मिलेगा। तो यहां पे हम पे कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम। क्लियर? लिख लो। पॉइंट नंबर 6, received from Mohan 12,500, allowed him discount 500। आपको मोहन से 12,500 मिले और 500 का डिस्काउंट दिया। मार्क करो, इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग है। और पहले आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो। अब इसमें लिखा है मोहन से मिले 12,500 और डिस्काउंट दिया, बहुत ध्यान से देखना। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट दिया, नुकसान, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट। टू मोहन, अगर मोहन से हमें मिल रहे हैं तो वो हमारा एसेट रहा होगा, तो एसेट खत्म, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, रिसीव फ्रॉम मोहन 12,500, इतना पैसा आया। उन्होंने ये नहीं बोला कि 12,500 आने थे, उन्होंने बोला है 12,500 आए, तो कैश में आया 12,500 और हमने डिस्काउंट कितना दिया? 500 का। इसका मतलब मोहन से आने कितने थे? देखो, 12,500 आपके पास आए, आपने उसको 500 का डिस्काउंट भी दे दिया, इसका मतलब मोहन से आने थे 13,000, ठीक है। इसमें ट्रिक क्या है? इसमें ये नहीं बोला कि मोहन से 12,500 टोटल आने थे, ये नहीं बोला। अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन नहीं बोला, बोला रिसीव फ्रॉम मोहन, मतलब मोहन से 12,500 आए, 500 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 13,000 आने थे। शायद आप में से कुछ लोगों ने ये करा होगा कि मोहन से 12,500 आने थे, 500 का डिस्काउंट दिया, तो मतलब 12,000 आए होंगे। शायद कुछ बच्चों ने ये किया होगा कि 12,000 आए, 500 का डिस्काउंट और 12,500 आने थे, बट ये गलत है। रीजन दोबारा सुनो, इसने ये नहीं बोला कि अमाउंट ड्यू था 12,500, ये नहीं बोला। अगर वो बोलता अमाउंट ड्यू है 12,500 तो ये होता, 12,500 ड्यू है, 500 का डिस्काउंट, इतना पैसा आता। बट उसने बोला रिसीव फ्रॉम मोहन, मतलब इतना पैसा आया 12,500, 500 का डिस्काउंट देने के बाद 12,500 आया, मतलब 13,000 आने थे। आई होप थोड़ा समझ पा रहे होगे। अब लिख लो, ठीक है। तो ये अमाउंट आएंगे इसके अंदर। आज का लास्ट पॉइंट, पेड टू सोहन बाय चेक, पेड टू सोहन बाय चेक 21,500, 21,500, डिस्काउंट रिसीव्ड 500, डिस्काउंट रिसीव्ड 500। अब तो कर लोगे ये पॉइंट भी इजीली। हमने सोहन को पे किए चेक से, तो पैसे गए, तो मतलब क्रेडिट में आएगा, राइट।
सोहन को पे करे, क्यों पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी होगी हमारी, ठीक है। लेकिन इस बार कैश नहीं आएगा, चेक आएगा, मतलब बैंक। कितने पे करे चेक से, 21,500 और 500 का डिस्काउंट भी ले लिया, तो टू डिस्काउंट रिसीव 500। अगर आप 21,500 पे कर रहे हो चेक से और 500 का डिस्काउंट भी ले लिया, इसका मतलब हमें पे कितने करने थे, 22,000। आई होप समझ पा रहे होगे, ठीक है। 21,500 पे करे, 500 का डिस्काउंट लेने के बाद, मतलब 22,000 पे करने थे, ठीक है। ये लिख लो। एंड आज के लिए इतना ही। नो होमवर्क फॉर टुडे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक। सी यू।